Hey everyone, this is the last video, fifth and the last video of our chapter number 13, photosynthesis in higher plants. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं C3 पाथवे के बारे में, कैल्विन साइकिल के बारे में लास्ट वीडियोस में, और अब यहाँ से C4 पाथवे शुरू होता है तो वो पढ़ते हैं C4 पाथवे, दैट इज हैच एंड स्लेग पाथवे, जिसे C4 पाथवे को हैच एंड स्लेग पाथवे भी कहा जाता है। तो पहला है that is plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway। ऐसे प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में के अडेप्टेशन में होता है उनको हम वो जो है ज़्यादातर C4 पाथवे फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर आगे बताती हूँ। तो पहला चलो बता ही देती हूँ। ट्रॉपिकल रीजन्स में बेसिकली जो C4 पाथवे ये लोग क्यों स्पेशली गेन करते हैं, क्यों, क्या इनमें स्पेशलिटी है कि सबसे ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं, ज़्यादातर हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इनकी जो लीफ एनाटॉमी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्पेशली इस तरह से डिज़ाइंड है। एंड जो वेवलेंथ जो सनलाइट की जो वेवलेंथ है, जो हाई इंटेंसिटीज़ है, उसको गेन अप कर लेते हैं और टॉलरेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो है since the first CO2 fixation product of these plants is OAA, that is oxaloacetic acid, but they use Calvin cycle or C3 pathway as the main biosynthetic pathway। ओके कहते हैं कि जो CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है C4 पाथवे का वो है oxaloacetic acid, बट फिर भी जो ये कैल्विन साइकिल जो है यूज करते हैं अपने बायोसिंथेटिक पाथवे में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो इनके पास C4 पाथवे है इनका, तो फिर C3 क्यों यूज कर रहे हैं? पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कैल्विन साइकिल में कि कोई भी प्लांट हो, मतलब जितने भी प्लांट हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट कोई भी हो, चाहे वो C3 पाथवे का हो या C4 पाथवे का, उसमें कैल्विन साइकिल होगी ही होगी। ठीक है, तो इस ये समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज these plants have special type of leaf anatomy। इनकी जो लीफ एनाटॉमी होती है स्पेशल टाइप की होती है। ठीक है, और द नेक्स्ट इज दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कि लैक फोटो रेस्पिरेशन लैक करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन में नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन है क्या, ये आगे के टॉपिक में है जो कि नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, बट इसमें पहले फोटो रेस्पिरेशन वैसे मैं बता देती हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली वेस्टफुल प्रोसेस है, कैल्विन साइकिल में प्रेजेंट होता है, बट C3 पाथवे में प्रेजेंट होता है, C4 पाथवे में नहीं प्रेजेंट होता। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो CO2 जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो वो उसमें रिएक्ट ना होके जो रिएक्ट जब होता है तो पीजीए मिलता है। वैसे ऑब्वियसली हम जो पीजीए दो मॉलिक्यूल्स पीजीए के मिल रहे थे ना हमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, वो ना मिलके हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट या फिर फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है, जो कि बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, जिससे आगे जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं हो पाता, बायोसिंथेटिक पाथवे तक नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से जो है फोटो रेस्पिरेशन इसमें C4 पाथवे में लैक है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास के अगर तौर पे हम लोग C3 के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा होती है। इस वजह से जो फोटो रेस्पिरेशन, ये इनका प्लस पॉइंट है C4 पाथवे का कि इनमें क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, इसी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है बायोमास के तौर पर वो ज़्यादा है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें अगर इतना बस यही समझने की यहाँ पे जितना समझाया है उतना ही ध्यान दो, फिर आगे फोटो रेस्पिरेशन जो होगा नेक्स्ट टॉपिक में वो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेसिकली वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। बेसिकली अगर C3 पाथवे में है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी इसी वजह से कम है कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस उसमें हो जाता है कई बार। द नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ C4 पाथवे प्लांट्स कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स जो है C4 पाथवे के, इनके अराउंड ना लार्ज सेल्स होते हैं जो कि बंडल शीथ सेल्स होते हैं, और ये बंडल शीथ सेल्स ही इसकी कैरेक्टराइजेशन है कि अगर हमें C3 और C4 पाथवे में अगर मतलब कंपैरिजन करना हो, कैसे पता चलेगा हमें? मेसोफिल सेल्स इसमें भी हैं, C3 पाथवे में भी है, C4 पाथवे में भी है, बट एक जो डिफरेंस है वो है बंडल शीथ सेल्स का, कि बंडल शीथ सेल्स C3 पाथवे में प्रेजेंट नहीं होते, C4 पाथवे में प्रेजेंट होते हैं। And the next thing is, and the leaves which have such anatomy are called Kranz anatomy। और ऐसी leaves जो कि इस तरह की एनाटॉमी को, बंडल शीथ सेल्स जैसी एनाटॉमी को अपने मतलब अपनाती हैं, उन्हें हम Kranz anatomy कहते हैं। अब Kranz का मीनिंग क्या है? Kranz बेसिकली इसका अगर हम लोग बोले इसके डेफिनेशन, दैट इज Kranz मतलब रेथ। रेथ क्या होता है?
व्रेथ मीन्स कि जैसे हुल ऑफ लीव्स, हुल ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्रांस में आते हैं। मतलब देखा है ना कहीं भी जो पत्ते हैं आपस में एक ही पॉइंट से एक्सल से जुड़े होते हैं, तो वो क्रांस एनाटॉमी में आ गया। और सेवेंथ इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इसका है C4 पाथवे का कि इनके जो सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीट्स अराउंड दी वेस्कुलर बंडल्स, बाई कैरेक्टराइजेशन आ गई, ये बंडल शीट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज कि इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। अगर हम C4 पाथवे प्लांट्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो बेसिकली मेज, सॉर्गम, सॉर्गम मीन्स चारा, वो तो समझ गए आप लोग। शुगर केन, शुगर केन हो गया गन्ना, ये सब। अब नेक्स्ट इज नाइन्थ एंड इम्पॉर्टेंट वन, यहाँ से इम्पॉर्टेंट बेसिकली अब शुरू हो रहे हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है C4 पाथवे का, वो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोनिल पायरुवेट, दैट इज पेप, PEP। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है फॉस्फोनिल पायरुवेट। और C4 पाथवे में पहला जो हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था वो क्या था, दैट वाज 5 कार्बन कीटोस शुगर, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब ये जो पेप है, ये ध्यान रखना, अब इसमें हमारे पास C4 पाथवे में 2 तरह के सेल्स हैं। पहले C3 पाथवे में हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स थे, बट अब C4 पाथवे में हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं, मीजोफिल और बंडल शीट सेल्स। अब इसमें ये है कि जो पेप एंजाइम, जो पेप है फॉस्फोनिल पायरुवेट, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मीजोफिल सेल्स में। और जो एंजाइम इसकी फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन में यूज होता है CO2 के एक्सेप्टर के, वो होता है पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेप केस, पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेप केस। ओके, द नेक्स्ट इज मीजोफिल सेल्स लैक र्यूबिस्को एंजाइम। ये चीज ध्यान रखना, मीजोफिल सेल्स में र्यूबिस्को एंजाइम नहीं होता, इसकी बजाय कौन सा एंजाइम होता है, पेप केस। ओके, क्योंकि इसमें फॉस्फोनिल पायरुवेट कहाँ पे है, मीजोफिल सेल्स में, तो उसका जो एंजाइम होगा वो कहाँ पे होगा, मीजोफिल सेल्स में ही होगा। इस वजह से र्यूबिस्को एंजाइम जो है वो मीजोफिल सेल्स में नहीं होता है। द C4 एसिड OAA फॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल्स। जो C4 एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो मीजोफिल सेल्स में ही बनता है। इसको मैं ड्रामेटिक व्यू से भी, डायग्रामेटिक व्यू से आगे समझाऊंगी। और देन C4 एसिड कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। जो C4 एसिड है मीजोफिल सेल्स में होता है, वो वहां से कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल्स के अंदर ही, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीट सेल्स में। ओके, फिर बंडल शीट सेल्स में जब ये पहुंच जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड वहां पे मतलब ब्रोक डाउन हो जाते हैं, और वहां से उनको क्या मिलता है, CO2 और C3 एसिड। C3 एसिड अब जो है, जो हमारे पास 2 चीजें आ गई मैलिक और एस्पार्टिक एसिड से, CO2 और C3 एसिड। मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है ये भी, अभी भी OAA चेंज हुआ कंडीशंस में मैलिक और एस्पार्टिक एसिड में। एस्पार्टिक एसिड अभी भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो आगे जाके जब ब्रोक डाउन हुआ तो CO2 और C3 एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जो C3 एसिड है वो मीजोफिल्स को दोबारा सौंप दिया जाता है, उसमें फिर उसका रीजनरेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेप है दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाता है, पेप अगेन बन जाता है। ठीक है, और जो CO2 है, CO2 जो बच गया, CO2 बंडल शीट सेल्स में ही रहता है और कैल्विन साइकिल को आगे प्रोसीड करता है। और द नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, बंडल शीट रिच इन एंजाइम र्यूबिस्को बट लैक पेपकेस। जो बंडल शीट है वो किस एंजाइम में रिच होती है, र्यूबिस्को एंजाइम में, बट पेपकेस उसमें नहीं होता है। पेपकेस किस में था, मीजोफिल सेल्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्रामेटिक व्यू। ओके, अब ये हमारा डायग्रामेटिक व्यू है हैच एंड स्लेग पाथवे या फिर C4 पाथवे कह लीजिए। तो बेसिकली मीजोफिल सेल्स ये दिखाया गया हमें ग्रीन कलर में, ये हमें दिखाया गया हमारा बंडल शीट सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आती है, तो कुछ कंडीशंस में SO3- में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में हमारा फॉस्फोनिल पायरुवेट पहले से ही पेप जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, वो पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है।
HCO3 माइनस को देख के कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे ये ब्रेक होके H माइनस और CO2 में कन्वर्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से CO2 एक्सेप्ट कर लेता है फॉस्फोनिल पायरुवेट और OH अलग हो जाता है। ओके, तो फॉस्फोनिल पायरुवेट और HCO3 माइनस जो CO2 है हमारा, उसका फिक्सेशन हुआ तो क्या बना नीचे C4 एसिड। C4 एसिड कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा कुछ कंडीशंस में एस्पार्टिक एसिड में और मैलिक एसिड में, ठीक है। फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कहाँ पे? बंडल शीथ सेल्स में। फिर बंडल शीथ सेल्स में ये जहाँ तक आ रहा है ट्रांसपोर्ट किया आगे C4 एसिड, ये जो है यहाँ तक हमारा क्या है? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड अभी तक हमारे पास है। फिर इनका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में जो CO2 है वो हमारा अलग दिख रहा है और C3 एसिड अलग हो गया, ठीक है। दो फिक्सी डी कार्बोक्सिलेशन में हमें दो प्रोडक्ट्स क्या मिले हमारे? CO2 एंड C3 एसिड। अब जो CO2 है वो दोबारा कैल्विन साइकिल के फिक्सेशन में काम में लग जाएगा, कैल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक पाथवे फॉलो करेगा। और जो C3 एसिड, यहाँ पे C3 एसिड हमें कौन सा मिला? कौन सा मिलना चाहिए? क्या नाम होगा उसका? फॉस्फोनिल पायरुवेट ही होगा जो आगे जाके ट्रांसपोर्ट करे, जब वो ट्रांसपोर्ट होगा आगे जाके C3 एसिड तक, फिर वो रीजनरेशन होगा उसका दोबारा फॉस्फोनिल पायरुवेट में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे और एक चीज और इसमें कि जो रीजनरेशन है, पहले वाले पाथवे में हमारे पास ATP था तो वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन साइक्लिक कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस ही है, ये भी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही होगा, बिकॉज इसमें कैल्विन साइकिल प्रेजेंट है, तो मतलब ATP होगा ही होगा। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि जो कि जो C3 पाथवे में हमारे पास सिर्फ मीजोफिल सेल्स थे, तो सर मीजोफिल सेल्स में कैल्विन साइकिल हो रही थी, और यहाँ पे लेकिन दो सेल्स हैं C4 पाथवे में, बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स। तो इसमें जो है, लेकिन हमारी जो कैल्विन साइकिल है, जो बायोसिंथेटिक पाथवे जो फॉलो हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? कैल्विन साइकिल का बंडल शीथ सेल्स में। ये चीज ध्यान में रखनी है, C3 पाथवे में जो मीजोफिल सेल्स में हो रही थी, और यहाँ बंडल शीथ सेल्स में कैल्विन साइकिल जो C4 पाथवे में बंडल शीथ सेल्स में हो रही है कैल्विन साइकिल। अब ये बस यहाँ तक, ये वाला यहीं पे है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, नाउ मूव टू फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। अब जो पूरा फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, ये टिका हुआ है, या फिर मान लीजिए जिसकी वजह से मतलब पूरा ये प्रोसेस वेस्टफुल कहा गया है, वो है रियोबिस्को एंजाइम। रियोबिस्को एंजाइम की वजह से इसका पूरा काम खराब हो जाता है। क्यों? एक जो रियोबिस्को, पहली बात तो मोस्टली अबंडेंट एंजाइम है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में रियोबिस्को एंजाइम। और इसकी खासियत ये है कि इसकी ये ऐसा एंजाइम है कि इट्स एक्टिव साइट्स कैन कंबाइन विद CO2 एज वेल एज O2। इसकी जो एक्टिव साइट है वो CO2 के लिए भी परमिएबल है, O2 के लिए भी परमिएबल है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जब दो चीजों के लिए एक ही चीज परमिएबल हो जाती है ना, एक ही चीज जो है दो के लिए परमिएबल हो जाती है, तो उससे कंपटीशन या कंपटीशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जहां अगर CO2 की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली नहीं होगा। ओके, और O2 की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से यील्ड्स कम होंगी। ये अभी आगे समझ में आएगा किस तरह से यील्ड्स कम होगी। तो पहला है C3 प्लांट्स के लिए। C3 प्लांट्स में एक तो कोई पाथवे इस तरह का नहीं है कि O2 सबसे ज्यादा है कि CO2 सबसे ज्यादा है, तो इस तरह का कभी कभी किसी प्लांट में है किसी में नहीं है। तो आगे बढ़ता है, सम O2 बाइंड टू रियोबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीजेस। जब O2 रियोबिस्को एंजाइम से जब O2 जब बाइंड हो जाएगा, उसकी वजह से CO2 की जो फिक्सेशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। CO2 जो है अगर फिक्स नहीं होगा, CO2 अगर फिक्स नहीं होगा, उसकी वजह से स्टार फॉर्मेशन नहीं होगा। स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस प्लांट की जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ेगी कैसे? ओके, तो इसका मतलब है कि CO2 फिक्सेशन जरूरी है और रियोबिस्को का CO2 के साथ जुड़ना जरूरी है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाए, यील्ड्स जो है वो हाई हो जाए। ठीक है, तो C3 प्लांट्स की इस वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। ये चीज आई समझ। अब फोटो रेस्पिरेशन के बारे में
पढ़ते हैं कि जब इसमें ये बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस था हमारा कैल्विन साइकिल में, उसकी तरफ उसी से स्टार्ट है ये, कि when RuBP instead of being converted to two molecules of PGA binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. ये ग्लाइकोलेट है, मैंने 2 बार ग्लिसरेट लिख दिया। ग्लाइकोलेट इन अ पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इसमें है कि जब RuBP जो है वो PGA में ना कन्वर्ट होने के बजाय O2 के साथ जब बाइंड होके फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है पाथवे में, कैल्विन पाथवे में, तो उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना तो हमारे पास हमें शुगर मिलती है, ना हमें स्टार्च मिलती है, ना हमारा ATP फॉर्म्ड होता है, ठीक है। बल्कि अगर नॉन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे हो तो वहां पे हमें शुगर भी मिल जाती है और ATP फॉर्मेशन भी हो जाता है। 2 फायदे हो जाते हैं। इसका मतलब फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या हुआ हमारा? वेस्टफुल पाथवे। ना तो ये हमें शुगर दे रहा है, ना हमें ATP दे रहा है, और हमसे क्या करता है, हम जो ATP जो है हमारा एक एक्स्ट्रा होता है वो भी हमसे ले लेता है, ATP यूटिलाइज कर लेता है, और जो CO2 बचता है बेचारा, उसको CO2 को बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट इज, as in this pathway neither ATP nor NADPH synthesizes, it is a wasteful process। कि इस पाथवे में ना तो ATP मिल रहा है हमें, ना NADPH मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? पूरा वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन क्या हमारा? वेस्टफुल प्रोसेस। जहां फोटो रेस्पिरेशन होगा वहां पे एक तो यील्ड्स कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसी वजह से जो C3 प्लांट्स है उसकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड्स जो है वो कम है। द नेक्स्ट इज, अब C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या होता है। ओके, तो C4 प्लांट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें नहीं होता, पढ़ा था अभी C4 पाथवे में। तो सेम एज फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता, बिकॉज इनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि CO2 का जो कंसेंट्रेशन है उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे रुबिस्को की एंजाइम की जो कैपेसिटी है, कंसेंट्रेशन है, वो ज़्यादा है। तो इसमें रुबिस्को एंजाइम C4 पाथवे में कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? मीसोफिल सेल्स में कि बंडल शीथ सेल्स में? बंडल शीथ सेल्स में। तो बंडल शीथ सेल्स में क्योंकि रुबिस्को ज्यादा है, इसी वजह से जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक और एस्पार्टिक एसिड का, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड बंडल शीथ सेल्स में ही जाके डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, ताकि जो CO2 है वो हमारा मिल जाए, किसको? रुबिस्को को, जिसकी वजह से कैल्विन साइकिल हो, ना कि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे आगे बढ़े। ओके, तो द नेक्स्ट इज C पार्ट, इंक्रीज द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 व्हिच इंश्योर्स दैट रुबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसमें इंक्रीजिंग जो CO2 कंसंट्रेशन है उसी जगह वहां पे बढ़ता है जहाँ पे रुबिस्को ज्यादा होता है। और रुबिस्को का पूरा नाम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रिपीट इसलिए कर रही हूँ, ये जो CO है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का मतलब यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी एक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, ये यहीं तक था। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, साइकिल्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड कैल्विन साइकिल के बारे में हो गया, C4 पाथवे की तरफ हो गया। अब आता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करें। एक है इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनली जो है वो प्लांट्स के अंदर जो जैसा कि ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स हो गया, साइज, नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, एंड ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, ये जो सब है फोटोसिंथेसिस को वो कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मीसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, CO2 कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब इंटरनली फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल में जो है, एक्सटर्नल में लाइट,
जो है सनलाइट जो पड़ती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर, कम होती है कि ज़्यादा होती है, CO2 कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर अवेलेबिलिटी का फोटोसिंथेसिस पर, ये सब इसमें आ गया है। ठीक है, एक चीज और इसमें कि एक जो फैक्टर है वो पूरे फोटोसिंथेसिस रेट को लिमिट कर सकता है। कैसे, तो आगे पढ़ते हैं। पहला है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आगे इजी हो जाएगा। कहते हैं अगर कोई केमिकल प्रोसेस है उसमें एक फैक्टर से ज्यादा जो मोर देन वन इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। कहते हैं अगर कोई केमिकल प्रोसेस जो है वो अगर एक फैक्टर की बजाय 10 या 2-3 फैक्टर्स से की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो उसका रेट, उसके आधार पे चेक किया जाएगा जो फैक्टर की जो मिनिमल वैल्यू जो होगी, जो फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा मतलब करीब होगा, उससे हम समझ सकते हैं कि वो फैक्टर की वजह से जो है जो पूरा रेट है हमारा वो चेंज हुआ है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, जैसे एक टीम में 10 मेंबर्स हैं सपोज, ठीक है, रेस हो रही है, उसमें से जो 9 मेंबर्स जो हैं वो आगे तक बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, बट जो लास्ट मेंबर की वजह से वो हार जाते हैं या उनका वो रेट कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट मेंबर जो है वो बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पीछे है, नियरेस्ट मतलब करीब पहुंच चुका था लेकिन वो रह गया, और बाकी जो जो टीम है उसके मेंबर सब पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। और दूसरा है लाइट। अब लाइट की तरफ जो फर्स्ट हमारा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है उसकी तरफ पड़ता है। लाइट में सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें अंतर करना समझ आना चाहिए आपको कि लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, लाइट क्वालिटी का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पर, लाइट इंटेंसिटी का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है कि कम है उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, और कितनी देर तक एक्सपोजर है लाइट का फोटो और किस तरह से इफेक्ट करेगी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उसके ऊपर। पहले है एट लो लाइट इंटेंसिटी। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि लो लाइट इंटेंसिटी पर जो इंसिडेंट लाइट होती है, जो लाइट आ रही है, और जो CO2 फिक्सेशन है जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन मतलब ये कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ग्लूकोज जो बन रहा है हमारा, वो बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब लगातार, मतलब बिल्कुल सेम है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए, जितना इंसिडेंट लाइट मिल रही है हमें उतना ही हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन या फिर CO2 फिक्सेशन हो रहा है। और लेकिन अगर लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, लो, हमेशा ये ध्यान रखना है, जितनी लो लाइट कम होगी उतना फोटोसिंथेसिस भी लो होगा। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अब है हाई लाइट इंटेंसिटी। अब है एट हाई इंटेंसिटी में नो फर्दर इंक्रीज शो इन फोटोसिंथेसिस एज द अदर फैक्टर्स बिकम्स लिमिटिंग। अब हाई इंटेंसिटी में इतनी मतलब लाइट एनर्जी मिल जाती है मीजोफिल सेल्स को या फिर क्लोरोप्लास्ट को, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाता है, फर्दर इंक्रीज नहीं होता। और क्योंकि जो बाकी दूसरे फैक्टर्स है वो लिमिटिंग हो सकते हैं। कैसे फैक्टर्स लिमिटिंग हो सकते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल अगर बहुत तेज लाइट पड़ रही है, बहुत हाई इंटेंसिटी है लाइट की, तो जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर पिगमेंट्स हैं उनके ऊपर लगातार अगर लाइट पड़ रही है तो फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो पिगमेंट्स है वो खराब हो जाएंगे, मतलब वो आगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आगे वर्क नहीं कर सकते और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। इस वजह से जो है लाइट हाई इंटेंसिटी पर जो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाता है, और क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है कई बार लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट सेचुरेशन। अब लाइट सेचुरेशन क्या है? एट विच प्लांट्स कैन ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट सेचुरेशन वो पॉइंट है जिसपे जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेन अप कर सकते हैं। ये वो 10% ऑफ फुल सनलाइट, मतलब सनलाइट जो पूरी मिल रही है, पूरी सनलाइट में 10% जो है, 10% ऑफ फुल सनलाइट का जो है वो लाइट सेचुरेशन उसको कह सकते हैं हम लोग। जब पूरे जो प्लांट्स हैं हमारे, वो मतलब जितनी उनको अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, वो गेन अप कर लेते हैं, वो हमारा लाइट सेचुरेशन पॉइंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सनलाइट एंड बियॉन्ड द लाइट सेचुरेशन पॉइंट। ओके,
अगर सपोज जो लाइट सेचुरेशन है, अगर उससे ज़्यादा की अगर लाइट सेचुरेशन अगर मिल जाए, लाइट हमें मिल जाए, इंटेंसिटी ज़्यादा अगर हो जाए, सनलाइट ज़्यादा मिल जाए, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्या इसका कारण है? इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए या फोटो इनहिबिशन हो जाए। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स, क्लोजर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जब आगे फोटोसिंथेसिस ना हो। ओके। फोटो इनहिबिशन मतलब रिडक्शन इन हाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए, स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाए। ये दो कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर सैचुरेशन पॉइंट अगर बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होगी। वो दो कारण है, फोटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो इनहिबिशन। ओके। अब नेक्स्ट है CO2 कंसेंट्रेशन। अब CO2 कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। CO2 कंसेंट्रेशन बेसिकली मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 कंसेंट्रेशन कम है, ये हम लोग जान चुके हैं कैल्विन पाथवे में, इसी वजह से फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे पकड़ लेता है वो। तो CO2 कंसेंट्रेशन इज एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो थर्ड इज C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि C3 प्लांट में CO2 कंसेंट्रेशन का क्या रोल है। एट लो लाइट इंटेंसिटी में दे डज नॉट रिस्पॉन्ड। C3 प्लांट जो है अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और C3 रिस्पॉन्स टू इंक्रीज CO2 concentration and saturation at beyond 450। जो C3 है वो CO2 concentration जो है वो उस जो saturation है वो तब दिखाता है, किस पे दिखाता है? 450 दैट इज 450 म्यू पर लीटर के बाद दिखाता है। ओके। और C4 की बात करें इसकी बजाय, तो C4 जो है वो लो लाइट इंटेंसिटी पे वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और सैचुरेशन अपना शो करता है 360 म्यू पर लीटर पर। तो अगर हम बात करें कि किस में CO2 जो है वो कम है, CO2 कंसेंट्रेशन किस में कम है? C3 में। कैसे C3 में कम है? क्योंकि यहाँ पे म्यू पर लीटर है। पर लीटर का मतलब म्यू की वैल्यू क्या होती है? 10-6। तो मतलब जिसका ज्यादा हो। ओके, तो अब है द स्पेशल केस वेयर C3 प्लांट शो हायर प्रोडक्टिविटी इज CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टमाटो एंड बेल पेपर। ओके, जो C3 प्लांट्स है जहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं CO2 की, वो कौन से? CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी शो की जा सकती है। जहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। दोबारा कह रही हूँ, जहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है C3 प्लांट्स के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस क्रॉप्स, जहाँ पे जिसमें जैसे टोमेटो और बेल पेपर के अराउंड CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टोमेटोज एंड बेल पेपर की जो है प्रोडक्टिविटी है वो हायर हो जाती है। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हो गए? C3 प्लांट्स के। टोमेटोज एंड बेल पेपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और द नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हमारे पास पहले आते हैं, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? लाइट डिपेंडेंट है और मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट अपने आप ही हो गए। तो डार्क रिएक्शन बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। और लाइट रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है C4, दैट इज हायर टेम्परेचर। जो C4 है टॉलरेट कर सकते हैं हायर टेम्परेचर, इसी वजह से हाई फोटोसिंथेसिस होता है इनमें, हायर प्रोडक्टिविटी इसी वजह से होती है। अब दूसरा है C3, मैं हायर प्रोडक्टिविटी शायद गलत बोल गई, हायर प्रोडक्टिविटी CO2 कंसेंट्रेशन की वजह से होती है। ओके। C3 जो C3 प्लांट्स हैं उनमें लोअर टेम्परेचर होता है। ओके। और आगे है जिस लोअर टेम्परेचर होगा तो लो फोटोसिंथेसिस भी होगा। द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। जो टेम्परेचर है हर प्लांट्स के लिए, डिफरेंट प्लांट्स के लिए जो है वो अलग अलग होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उनके जो हैबिटेट्स हैं वो अलग हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में प्लांट्स को जो पानी की मतलब जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो अलग होगा। जो क्या नाम है टेम्परेट क्लाइमेट के जो प्लांट्स हैं उनके अलग होगा। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है फैक्टर वो है वाटर। वाटर, तो वाटर में जो वाटर है फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली वो नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली वे में कैसे करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोमेटा क्लोज, जो सेकेंड पॉइंट लिखा है वाटर स्टेसिस क्लोजेस स्टोमेटा। वाटर अगर कम होगा अगर प्लांट में, तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से CO2 की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। या फिर जो वाटर है, अगर वाटर कम हो तो जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो टिल्ट मतलब मुड़ जाती हैं, और मुड़ने की वजह से उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उनका सरफेस एरिया कम होगा तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब ये लास्ट पूरा टॉपिक था हमारा चैप्टर 13 फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया, बधाइयाँ बहुत बहुत। अब जो लास्ट अब सेकेंड हम लोग संडे, दैट इज संडे को, दैट इज कौन सी डेट हो गई, 12 फरवरी। अब 25 क्वेश्चंस का एक सेट होगा जिसमें आप खुद कितना कर सकते हैं पहले उसको देखिएगा। मैं जो पूरी वो जो 25 क्वेश्चंस की पूरी वो वीडियो उसमें रखूंगी, तो आपको ये मैं आंसर्स कुछ नहीं शो करूंगी, खुद देखना है कि आप कितना कर सकते हैं, और पहले सिर्फ खुद ही उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड देन फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता है, यू कैन कमेंट ऑन इट, कितना आपने खुद किया वो भी कमेंट करना, कि कितने आप सॉल्व कर पाए खुद, क्या नेगेटिव मार्किंग थी आपकी वो भी इसमें कमेंट में आप लिखना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, चलो चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। और द last is enjoy and be happy. Thank you so much.